हेलो पीपल, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं खुशदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड फ्रॉम टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स, बट बिफोर दिस फर्स्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी द एचसीएफ एंड एलसीएम वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर दिस सेशन एंड बियॉन्ड दिस. Particularly in this session, I will remain focused on the CBSE questions, that is from medium to advanced level, not the basic ones. एंड वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से आप देखिएगा. इतनी गारंटी मेरी है कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स क्वेश्चंस मैं क्लियर करवाऊंगा. आपको डाइवर्सिफाई नहीं होना है, ठीक है. अगर आपने शुरू किया तो आप उस चीज़ को लास्ट तक अच्छे से देखिए, ठीक है. आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी, सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो. ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में. ये आपका सिमिलर कंसेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम की तरह, तो समझते हैं. यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. यहाँ पर भी यही चीज़ है, इसी स्टेटमेंट को फॉलो करूँगा मैं. ए आपका डिविडेंड हो गया, बी क्यू, बी इज़ द डिवाइजर, क्यू इज़ द क्वोशिएंट एंड आर इज़ द रिमाइंडर. यहाँ पर आर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि या तो आपका रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, ज़ीरो बचेगा, है ना. और यहाँ आपका क्या होगा, बी से स्मॉल होगा, ठीक है. इसके अलावा और कोई भी कंडीशन आर के लिए फुलफिल्ड नहीं है. आर हमेशा आपका इन्हीं दो के बीच ही लाई करेगा या ज़ीरो के बराबर होगा. तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए और आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा इस बात को. बेसिक चीज़ है ये. अब यहाँ पर आपका यही मेथड है आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है. अब हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे हमारे क्वेश्चंस में, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे. हमें क्या बोला जाएगा, कोई भी एचसीएफ, दो नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा. तो कैसे करेंगे हम फाइंड, ठीक है. और इसका एप्लीकेशन ही यही है. तो देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर्स दिए हैं 45 और 55 लेट्स से. इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो इसी तरह ही निकलेगा, 10 4 ज़ा 40 एंड 5 इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा, है ना. तो ये तो आपका क्या हुआ, लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब समझिए यूक्लिड डिवीजन लीमा से हमें इस चीज़ को कैसे करना है. यही स्टेप सिमिलर हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है. डिविडेंड क्या है इसमें, ए की वैल्यू क्या है, यही है ना. इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ए बी क्यू एंड रिमाइंडर आर. तो ऐसे यहाँ पर जो डिविडेंड है वो आपका 55 है. किसके बराबर होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना आया था, 10, है ना. ऐसे हम सेकंड स्टेप के लिए भी लिखेंगे. क्या लिखेंगे, डिविडेंड इस बार क्या हो जाएगा 45, डिवाइजर क्या हो जाएगा 10, क्वोशिएंट हो गया 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 5. ऐसे हम इस स्टेप के लिए भी लिखेंगे. इस बार क्या है डिविडेंड 10, डिवाइजर कितना है 5, क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0. ये हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारा क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, ठीक है. तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, इसका डिवाइजर आगे जाके ये क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है. और ये आपका रिमाइंडर आगे जाके क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है. ऐसे ही ये साइकिल आपकी चलती रहती है ना. तो यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लीमा है. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या मतलब है ईडीएल का, ठीक है. तो अब चलिए सेकंड कंसेप्ट को समझते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसको हम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं. क्या लिखा है इन्होंने, हम किसी भी नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, उसके हमेशा क्या आएंगे, यूनिक प्राइम्स आएंगे. यही लिखा है ना, यूनिक प्राइम्स आएंगे. अब यूनिक प्राइम्स का क्या मतलब है, जैसे मैं लेता हूँ 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 का क्या फैक्टराइजेशन होगा, यही आएगा दोस्तों. तो इस चीज को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये आपका क्या है, यूनिक प्राइम नंबर्स है ना. हमेशा किस में आएगा, आपका यूनिक प्राइम नंबर्स में ही आएगा आंसर, ठीक है. तो ये आपकी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या हम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक आपका नंबर क्या होगा, हमेशा प्राइम होगा. चलिए, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. हाँ, एक और चीज यहाँ पर, अब जैसे हमने ये यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करवाया,
ठीक है। तो हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको HCF प्रेजेंट करना है AX प्लस BY की फॉर्म में। अब ये A और B आपके क्या है, A और B हमारे गिवन नंबर्स हैं, गिवन, जैसे यहाँ पर आपका A था 55 और B था 45, ये जो मैंने केस माना था, ठीक है, यही दो का माना था यहाँ पर। तो अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल इतना ध्यान रखना है, लास्ट वाले से एक स्टेप ऊपर पहले हमें देखना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, रिमाइंडर 5 है, ठीक है ना। तो इसकी हम क्या कर देंगे, सिर्फ 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 45 माइनस 10 इंटू 4, यही होगा ना, 10 इंटू 4 इधर चला आएगा, 5 की वैल्यू निकल जाएगी। अब अगला काम हमें क्या करना है, ये जो 45 है आपका, यहाँ पर जो 45 है, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम। तो 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 55 माइनस 1 इंटू 10, यही आएगी। तो आप आगे ये गौर करेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, AX प्लस BY की फॉर्म में आएगा। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ रखा है CBSE में, भले बहुत पहले आया था, बट फिर भी हमें इतना पता होना चाहिए कि जब हमें HCF इस फॉर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट अपनी थ्योरम को, अपने जो स्टेप्स हैं उनको अपोजिट कर लेंगे, मतलब उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर रिमाइंडर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हम शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये एक बार अब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों B की वैल्यू जो आपकी दी गई है, यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है, 6 है सब में, है ना, रिमाइंडर आपके चेंज हो रहे हैं। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 6 को जब मैं A से डिवाइड कराऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 के बराबर तो होने नहीं वाला, 5 तक जा सकता है। समझ आ गया यहाँ तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज़ करके, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे मालूम है कि A आपका किसके बराबर होगा, BQ प्लस R। B की वैल्यू कितनी है, 6Q प्लस R। अब यहाँ R की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, ये सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखनी शुरू करूँ एक एक बार, तो एक बार मेरा आएगा 6Q, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, एक बार मेरा आएगा 6Q प्लस 2, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 2 रखता हूँ, और एक बार मेरा कितना आ जाएगा 6Q प्लस 4, अगर मैं R की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 4 रखता हूँ, ठीक है। अब ये वाले सारे केस क्या होने वाले हैं, रिजेक्ट, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, ए बी द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये तो ऑड है ही नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इवन होंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का मल्टीपल आपका क्या होता है, हमेशा इवन होता है ना। तो ये केस रिजेक्ट होने वाले हैं। जो हमारे केस होंगे वो कौन से होंगे, ए इक्वल टू 6Q प्लस 1, ए इक्वल टू 6Q प्लस 3, ए इक्वल टू 6Q प्लस 5, ठीक है। जब R की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 5 है। इतना ही था इस क्वेश्चन में, हमें डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लीमा का यहाँ पर अप्लाई करवाना था, ठीक है, और आंसर लिख देना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आगे हम और क्वेश्चंस पे भी सॉल्व करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर जो ये सेशन है बिगिनर टू एडवांस लेवल सेशन है, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी ये बेसिक्स थे, अब सारे के सारे क्वेश्चन ना लेवल अब हाई होता रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि सारे के सारे मैंने CBSE के क्वेश्चंस ही पकड़े हैं, और ये आपके NCERT के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ थोड़े बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिए, पूरा अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर ए सबसे पहले वही लाइन है, मान लेना है हमने। अब B की वैल्यू मैं कितनी मानूंगा, 3, ठीक है ना। B आपका क्या होगा, 3।
तो रिमाइंडर आपके कितने आएंगे 0 1 2। अब मैंने यहाँ b को 3 क्यों माना, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल है। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमें इस बार क्या करना है, क्यूब निकालना है, क्यूब। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो केस होगा आपका, जब r 0 होगा, अब जब r 0 होगा तो मैं यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करूंगा डायरेक्ट, a इक्वल टू 3q। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्यूब, क्यूब लेके आना है ना उसका हमें, तो क्यूब बोथ साइड, तो a क्यूब आपका किसके बराबर हो जाएगा 27 q क्यूब। समझ आ गया। अब मुझे प्रूफ क्या करवाना है, 9m क्या था, 9m + 1 एंड 9m + 8, ये तीन चीज़ें ही हैं जो हमें यहाँ पर अब प्रूफ करवानी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 3q क्यूब, है ना। कहने का मतलब ये कि इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, m मान लूँगा, और बाहर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हो गया इस फॉर्म में रिप्रेजेंट। आ गया समझ में यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, व्हेन r इक्वल टू 1। देखो r की वैल्यूज़ यहाँ है जो यहाँ से हमें मिली। स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर 3 है तो वैल्यूज़ कितनी होंगी 0 1 2, मतलब ये कंडीशन आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें यहाँ से मिल रही है। अब r इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q + 1। क्यूब निकालना है तो फिर से इन दोनों साइड, देखो जब क्यूब करना है तो बोथ साइड पे होगा क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब 3q + 1 का होल क्यूब। अब a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab एंड a + b। सॉरी यहाँ पर आपका आना था 3ab है, ये 3ab a + b, ठीक है। और ये क्यूब। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इनको देखो, ठीक है ना। 1 तो हमें चाहिए ही, 1 तो हम साइड में रखेंगे। इन दोनों को देखो, इन दोनों से क्या ले लो, 9 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा अब यहाँ पर आपका बच जाएगा q क्यूब + q 3q + 1 + 1। इन दोनों से मैंने क्या करा, 9 कॉमन ले लिया और +1 को एज इट इज लिख दिया मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1 तो चाहिए ही ना, ये तो मुझे क्रिएट करना है। इस पूरे को क्या मान लो m, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9m + 1। सिंपल था, सिर्फ हमें क्यूब करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें क्यूब करना है। अब अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब r हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो जब r 2 हो जाएगा तो a इक्वल टू 3q + 2। तो हम क्या कर देंगे, क्यूब बोथ साइड कर देंगे। तो जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब वही a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, ठीक है। देखो 8 तो हमें चाहिए, तो हम 8 को तो एज इट इज साइड में रहने देते हैं। 9 इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब + 9 2 3q + 2, और ये 8 आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी किसके बराबर है, m के बराबर होगी, ठीक है। हर बार m की वैल्यू आपकी क्या होगी, आप देखोगे यहाँ पर हर बार m की वैल्यू में क्या आ रहा है, अंतर, चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे रिमाइंडर्स चेंज हो रहे हैं, है ना। तो बस यही है इसका सोल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप चाहें तो आप इस चीज़ को पूरा सॉल्व कर भी सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करवा के, तो वो तो आपको लास्ट में m ही मानना पड़ेगा, ठीक है। हमें सिर्फ दिखाना है, शो करना है कि इन चीज़ में आपके क्या होंगे, यहाँ पर नंबर मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। 9m से बस आपका होना चाहिए, और रिमाइंडर एक बार 1 था, एक बार 8 था। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर a नहीं रखेंगे, यहाँ पर n रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, n, ठीक है ना। और प्रूफ हमें कराना है n² - n किसके डिविजिबल होगा, 2 के। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि हमें मालूम है कि a इक्वल टू कितना रखूँगा मैं, 2q + r, जिसमें r की वैल्यू कहाँ तक होगी, सिर्फ 0 और 1 ही होगी, क्योंकि 2 तो हम रखेंगे नहीं। तो सबसे पहला केस क्या लेंगे, व्हेन
आर इक्वल टू 0। जब हम इतना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 2q। अब ए तो हमने नहीं मानना था यहाँ पर, हमने एन मानना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2q। अब एन 2q की वैल्यू हम वहाँ पर पुट करवाते हैं एन स्क्वायर माइनस एन पर। अब एन स्क्वायर माइनस एन से जब मैं कॉमन लूँगा एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही तो आएगी ना वैल्यू एन स्क्वायर माइनस एन की। अब यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करा दो, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको अगर मैं m के बराबर मान लो तो ये किसका मल्टीपल है, 2m का। यही मुझे प्रूफ कराना था कि आपका किसका डिविजिबल होना चाहिए, किसके साथ, 2 के साथ, है ना। तो मल्टीपल आ गया उसका 2 का। अब सेकंड केस लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 1, तो आपका n की वैल्यू आ जाएगी 2q प्लस 1। देखो r की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करवाते हैं ना, तो 2q प्लस 1। अब यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस एन किसके बराबर था, n कॉमन ले लिया था, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बार क्या है, 2q, है ना। तो अगेन ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। ये आप पूरा m मान लेना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये आपका जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये जो अगली एक्सरसाइज है आपकी, वो बेस्ड है SCF और LCM के ऊपर। इस चीज़ के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप उस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट वहाँ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करवा देता हूँ मैं, एक दो, नहीं तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ पर फैक्टर ट्री, ठीक है ना। फैक्टर ट्री एक मेथड है। देखिए सिंपल सी बात है, फैक्टर ट्री मेथड तो सबको पता होगा। जैसे 24 है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ये तो आपको हो गया सिंपल फैक्टराइजेशन जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसको मुझे फैक्टर ट्री की मदद से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 24 ऐसे और 12 यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब आपके जितने भी डिवाइजर्स हैं वो आपके यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पर। अब 12 को कैसे लिखा था हमने, 2 6 था। इसको कैसे लिखा था, 2 3 था। सिंपल, जो यहाँ पर करा है वही मैं वहाँ पर भी कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। और 3 को कैसे लिख दिया था फिर, 3 1 सा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे आपको ना, लास्ट वाला स्टेप। देखिए क्वेश्चन समझते हैं आप सीधा। सबसे पहली वैल्यू है आपकी x, आपको x फाइंड करना है और 2 ब्लैंक हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो कोई बात नहीं, वैसे तो हम अगर चाहें तो सबसे पहले x हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर x कैसे फाइंड होगा, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3381, हाँ 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3381 से करा दूं तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना। सिंपल है ना। डायरेक्ट अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3381 से करा देता हूं तो मुझे x यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए जब हमें x मिल गया तो अब हमें क्या चाहिए, थर्ड कॉलम जो ब्लैंक है। तो बहुत इजी है ये, क्योंकि आपको पता है वो थर्ड कॉलम कैसे निकलेगा, उसके नीचे जो 2 नंबर्स हैं 161 इंटू 7, ठीक है। तो आपका मिडिल कॉलम भी यहाँ पर निकल जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला कॉलम है उसके लिए आपको क्या करना होगा, 161 डिवाइड बाय 7। चलिए क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 की पावर n, हम कुछ भी करते हैं तो क्या उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी, ये हमें चेक करना है क्वेश्चन में। अब यहां पर हम इतना तो लिख सकते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n if unit digit is 0 then it is divisible by 5। सही बात है, अगर लास्ट में 0 आ रहा है
तो वो 5 से डिविजिबल तो होनी चाहिए वो चीज़। पर अगर हम 6 के फैक्टर करके देखें, 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की होल की पावर n, है ना। अब यहाँ पर आपको कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो जब 5 है ही नहीं यहाँ पर तो कैसे 0 आ जाएगा? फिर नहीं आ पाएगा ना। सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 आ सकता था, अगर इसके फैक्टर्स में कहीं भी 5 होता तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि नो, ठीक है, यूनिट डिजिट कैन नेवर बी 0 और 6 की पावर n। आ गया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से इसमें यही बताना था कि 6 की पावर n हम कुछ भी करते हैं तो 0 आता है कि नहीं आता है लास्ट में। तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 3 आपके इसके फैक्टर्स हैं, 5 कंसिस्ट हो नहीं रहा है। अगर 5 होता तो आपका ये सही होता। अब अगर ये 15 की पावर n पूछता तब हो सकता था ये सही, हो सकता था तब, क्योंकि तब 5 इंटू 3 15। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमें दी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंट है। 7 इंटू 6 इंटू 5 5। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर, अगेन अब वही कंसेप्ट हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस मैं कहाँ कर चुका हूँ अपने एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियोस में, है ना, नंबर सिस्टम वाली वीडियो में। अब यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर में आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब था 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, है ना। बाकी जितने भी नंबर जो बच गए थे प्राइम नंबर्स के अलावा, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर जितने भी हैं, 4 से शुरू थे, है ना, तो ये सारे आपके 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर में ही आते हैं, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब यहाँ पर देखो, इस नंबर में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 13 तो मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन, 13 मुझे कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 77, 7 इंटू 11 इज 77। चलो आपके लिए पूरा ही कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 13 प्लस 13। 13 अब क्या ले लेना है, बाहर लेना है ब्रैकेट से, तो 27 इंटू 1 प्लस 1, कॉमन ले लिया ना, 13 कॉमन आ रहा था ना 13 दोनों में, तो कॉमन ले लिया। तो 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 13 3 ज़ा, फिर 39 2 ज़ा होता है 78, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करा मैंने, तो सिंपल इसको आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि कितने सारे हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पोजिट नंबर ही है। सेम हमें यहाँ पर भी करना है, कुछ नहीं करना, बस हमें कॉमन देखना है। जैसे हमने कॉमन ढूंढ लिया ना, हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। और कॉमन ढूंढना तो बचपन से करते आ रहे हो, कॉमन 7th क्लास से शुरू हो जाता है कॉमन लेना, है ना। तो 5 और 5 यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो, बाकी वाले पार्ट्स को। 6 7 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12 2 24 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, तो 42 इंटू 24 इंटू 5, तो ये आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा इन दोनों को, तो ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है, हाँ 108 इंटू 5 प्लस 5, तो 5 कॉमन आकर कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1 इज 1009। तो इसको सॉल्व कर लेना आप इजीली। तो मेन मोटो था क्या इस क्वेश्चन में, यही था कि हमें क्या करना था, यहाँ पर कॉमन ढूंढना था। ठीक है, कॉमन ढूंढना था। बाहर जैसे आ जाता मल्टीपल तो हमें पता था अंदर कई सारे फैक्टर्स बनेंगे, इसके भी कई सारे फैक्टर्स बन रहे, करके देख लेना आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को, एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, 65117 का 65m माइनस 117। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर आपका आ जाएगा 52। ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप
ऐसे पहले यहाँ पर रफ कर लीजिए यहाँ पर चेक करवाने के लिए। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही करा है। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका 65, ठीक है ना, अब यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 52 इंटू 1, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 13, है ना। तो अब ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया था 13, ठीक है। तो 52 13 4 चलिए SCF तो हमारा क्या आ गया 13 आ गया SCF। अब SCF किसके बराबर दिया हुआ है 65M के बराबर, है ना। तो 65M माइनस 117 इक्वल टू 13, तो आपकी M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117 यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 130 डिवाइड बाय 65, ठीक है। तो 65 इंटू 2 आपको मालूम है कि M की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। M की वैल्यू तो अब हमने फाइंड कर ली। अब LCM निकालना है 65 और 117 का, तो वो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन प्रोसेस है पूरा का पूरा। पर हाँ अगर ये ना बोलते प्राइम फैक्टराइजेशन तो शॉर्टकट ट्रिक भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर लगानी, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो A और B की वैल्यू हमें मालूम है 65 117, HCF कितना निकाला अभी भी 13, तो इससे हमारा क्या निकल जाता है LCM निकल जाता। तो ये बेस्ट तरीका था मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन ए स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम इस चीज को। In a school, the duration of a period in junior section is 40 minutes and the senior section is 1 hour, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने ये, चलिए दोस्तों समझते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में, इन अ स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स एंड द सीनियर सेक्शन इज 1 आवर, ठीक है। मतलब एक बात हुई है 40 मिनट्स की और एक बात हुई है 60 मिनट्स की। इफ द फर्स्ट बेल फॉर ईच सेक्शन रिंग एट 9 AM, 9 बजे दोनों सेक्शन की बेल रिंग होती है ना। तो हमें क्या निकालना है, व्हेन विल द टू बेल्स रिंग टुगेदर अगेन, ठीक है। ये दोबारा टुगेदर कब एक साथ बजेंगी। तो जब आपने मेरी वीडियोस देखी होगी HCF LCM की, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर करवाया था। बस ये दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन इसको डिस्कस कर रहा हूँ, आपका थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। जब भी टुगेदर वर्ड आ जाए, ठीक है, हमें कंबाइन निकालना हो तो हम LCM का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। या जब भी हमें मिनिमम चीज़ निकालनी हो तो उस केस में हम SCF का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी SCF LCM वाली, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं। अब क्या करें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आप लॉन्ग मेथड अपना लगाते रहना, ठीक है। शॉर्टकट जिसको मालूम है, जिसने मेरी वीडियो देखी है वो, तो उसको अच्छे से देख के पता चल जाएगा कि LCM इसका कितना आने वाला है 120, क्योंकि 60 के फैक्टर्स तोड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो 62 सा 120 दोनों के उसमें आ जाता है आपका। तो LCM तो चलो मेरा आ गया। अब 120 का मतलब क्या है, 120 मिनट्स, है ना। बेल हमारी फर्स्ट कब रिंग होती थी 9 बजे, तो सेकंड बेल अब कब रिंग होगी, जस्ट उसके 120 मिनट्स बाद। तो कहने का मतलब है 120 मिनट्स का मतलब है 2 आवर, है ना। 9 + 2 आवर कितना हो जाएगा, ये अगली बेल 11 बजे एक साथ टुगेदर रिंग होगी। आ गया समझ में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। एक तरह से एप्लीकेशन ही है, जितनी चीज़ें अभी आपने पढ़ी, ठीक है। ये क्वेश्चन CDS में आया हुआ है, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। देखते हैं अब n = 5q + 2 मैं लिख सकता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड कराना है, जब 3 से डिवाइड हो ना, हाँ जब 3n हो तब क्या होगा। अब 3n के केस में सिंपल मल्टीप्लाई करा दो 5q + 2 की, तो कितना आ जाएगा 15q + 6। अब ऑप्शन में अगर 6 होता तो आप 6 ही टिक करके आ जाते, पर 6 टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 5 से बोला गया ना कि 15 से। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 और
और 6 को मैं लिख सकता हूँ 5+1। जितना आप ब्रेक करना सीखोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा देखिए, समझिए यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ डायरेक्ट, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5q इंटू 3q प्लस 5+1। अच्छे से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 5 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 1, यही बचेगा ना। सॉरी, यहाँ q मैंने 2 बार लिख दिया, q आपका एक ही बार आएगा, 3q प्लस 1 और प्लस 1 ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो मतलब कंडीशन है, ये वैल्यू है, अब पूरी प्रॉपर है। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 जब क्या हो डिवाइजर हो, तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 5m+1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।